जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अपने आरवी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ सारी चीज यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपको देखने ही देखने हैं। इसके साथ साथ उसमें इसके कुछ आपको इंपॉर्टेंट वो भी पॉइंट बताऊंगा अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है और क्या क्या चीजें आपसे वहां पूछी जा सकती है। तो यहाँ दोस्तों जो चीजें आपको जैसे बताई जा रही आप वैसे यहाँ पॉइंट पॉइंट नोट करना, यकीन मान चलो तो यहाँ मैं आपके एग्जाम से वही सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, यानी जिन्हें तैयार करके आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकते हैं। वही चीजें दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन सारे पॉइंट ये आप यहाँ पे नोट जरूर करते हुए चलिएगा। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका एमसी सेंटर में ये पूछा गया था आपका कि ये बताओ मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। अब इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? यहां बस ये पूछा जा रहा कि जो आपका ये घूमर नृत्य है इसकी उत्पत्ति किस राज्य में यहाँ पे हुई है। ये आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, बताइए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी भी आपका रिपीट हुआ तो आप सीधा सीधा क्या बताओगे, यहां बताइएगा राजस्थान बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक राज्य का नाम आपको दिया जाता है और ये हमसे पूछा जाता है इस राज्य में कौन सा नृत्य आपका वहां पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपका ये मान चलना उड़ीसा राज्य, ये उड़ीसा राज्य के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए। यहाँ के जो आपके नृत्य होते हैं यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे उड़ीसा राज्य में कौन कौन से नृत्य होंगे, क्या क्या बताओगे। एक दोस्तों यहाँ पे जो काफी फेमस नृत्य है आपका छऊ नृत्य है। इसके बाद दोस्तों एक आपका क्या हो जाएगा पाइका, एक नृत्य हो गया आपका पाइका हो गया। इसके बाद पाइका के बाद एक फेमस आपका होता है चैती नृत्य। एक क्या बताओगे चैती, ये फेमस नृत्य काफी ज्यादा वहां के हो जाएंगे। एक यहाँ पे नोट कर लेना क्या घोड़ा, एक आप यहाँ पे नोट क्या कर लेना घोड़ा, आप यहाँ पे नोट कर लेना क्या लिख लोगे घोड़ा। और घोड़ा के बाद उसे एक काफी फेमस आपका है डंडा, एक क्या नोट करोगे डंडा नोट करना। एक दोस्तों और यहाँ पे नोट कर लेना यात्रा, एक क्या नोट करोगे यात्रा। ये दोस्तों आपके वो लोक नृत्य है जो आपके उड़ीसा राज्य में काफी फेमस है वहां पे, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के भी कई सारे लोक नृत्य अक्सर आप देखा होगा, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया और आपका असम राज्य हो गया। यहाँ के जो आपके लोक नृत्य ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जैसे नोट करना डांडिया, ये डांडिया एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है। एक डांडिया हो जाएगा। एक दोस्तों क्या लिखोगे भवई, एक लिख लेना यहाँ पे भवई। इसके बाद दोस्तों एक नोट करना पधार। ये दोस्तों आपके जो नृत्य हैं ये आपके गुजरात राज्य में आ जाते हैं और ये आपके पेपर क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया, यानी बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार 2001 में दिया गया, ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो इसका क्या राइट आंसर आप यहाँ बताओगे। वैसे दोस्तों जो बिस्मिल्लाह खान है इनसे कई सारे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं क्योंकि इन्हें कई सारे अवार्ड भी आपके वहां पे दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें फिलहाल इसका राइट आंसर की आप बात करो कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आप क्या बताओगे भारत रत्न बता दोगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या बता दोगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है इनके कुछ आप पॉइंट और देख लेना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार यहाँ पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ मेन पॉइंट भी इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर इसके अलावा भी कभी हमारे पेपर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो हमारे क्वेश्चन कोई बाहर यहाँ से आपका ना जाए। जैसे कि अगर कभी दोस्तों अगर ये पूछ लिया गया, ये बताओ इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म दोस्तों क्या बताओ, इनका जन्म हो जाएगा बिहार में। कहाँ बता दोगे, इनका जन्म हुआ था बिहार के डुमरांव में। बिहार के कहाँ बता दोगे, बिहार में डुमरांव नाम का एक स्थान है, वहां पे इनका जन्म वहां पे हुआ था। और दूसरा अगर कभी ये पूछा जाए अच्छा इनकी संबंधित कौन क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र से ये संबंधित वहां पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या बताओगे, ये हो जाएंगे एक शहनाई वादक। क्या बता दोगे,
ये हो जाएंगे शहनाई वादक दोस्तों आपके हो जाएंगे। और क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से यंत्र से संबंधित आपके वहां पे हो जाए, क्या बजाते हैं वहां पे, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे शहनाई वादक आपके वहां पे होते हैं। और दूसरा कभी अगर आपसे ये पूछा गया अच्छा ये बताओ इनको और जो पुरस्कार दिए गए हैं, इनको और कई सारे पुरस्कार भी इन्हें दिए गए हैं, तो वो बताओ उनके और क्या क्या पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। जैसे कि अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि इनको क्या क्या और पुरस्कार दिए, जैसे एक भारत रत्न हो गया 2001 में दिया गया, और क्या क्या पुरस्कार इन्हें दिया गया कभी अगर पूछा गया। जैसे एक दूसरे यहाँ पे आप ये बताओ भारत रत्न, अभी हमने ये पुरस्कार देख लिया भारत रत्न कब दिया गया, ये दिया गया आपका 2001 में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक पुरस्कार इनको दिया गया है क्या, पद्म विभूषण, क्या दिया गया, एक पुरस्कार पद्म विभूषण मिल चुका है, ये इनको मिला था 1980 में। और दोस्तों एक इनको पुरस्कार मिला है क्या, एक पद्म विभूषण हो गया, इसके बाद एक पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है क्या, पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार ये दोस्तों इन्हें कब मिला था, ये मिला था 1968 इसमें मिला था। और इनको दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है, पद्म श्री। और कभी पूछा जाए पद्म श्री पुरस्कार ये कब दिया गया था, ये इन्हें 1961 ईस्वी में दिया गया था। ये कुछ इनके और पुरस्कार हो जाते हैं जो इन्हें वहां पे दिए गए थे। ये सारे पॉइंट आप जरूर यहाँ पे नोट करना और तैयार करके जाना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में ये पूछा जा गया है कि जो आपका संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यालय से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आगे पूछे भी जाते हैं। फिलहाल हम लोग इसकी जब बात करें कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय, कि ये बताओ जो आपका एससीओ होता है इसका मुख्यालय हमसे पूछा गया क्या आपका होता है। तो मुख्यालय दोस्तों क्या बता दो कि ये आपका बीजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों अगर कभी हमसे ये पूछा जाए कि जो संघाई सहयोग संगठन है यानी एससीओ है, अगर ये पूछा जाए इसकी स्थापना, अब ये बताओ इसकी स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों आप क्या बताओगे, ये आप बता दोगे 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मुख्यालय हमने यहाँ पे देख लिया। और दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा एक चीज ये भी बता दो कि वर्तमान में कितने सदस्य देश इसके वहां पे हो जाएंगे, कितने सदस्य देश आप बताओगे, तो दोस्तों टोटल इसमें अभी हो जाएंगे 9 देश यहाँ पे शामिल है। कौन से हो जाएंगे, जैसे कि एक आपका चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, रूस है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान और ईरान आपके यहाँ पे हो जाते हैं। यानी टोटल 9 देश आपके यहाँ पे शामिल होते हैं। और दोस्तों इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक ये भी पॉइंट बताओ कि इसका नवीनतम, अगर कभी आपसे पूछ लिया गया एक चीज ये भी बताओ इसका नवीनतम सदस्य कौन सा देश आपका हो जाएगा, तो आपको क्या बता देना, आप सीधा सीधा बताओगे ईरान देश यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक सवाल में पूछा गया कि ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। जो हमारा ओलंपिक ध्वज होता है इसमें छल्लों की संख्या कितनी आपकी होती है। आप देखा होगा जो आपके ओलंपिक ध्वज में आप देखे होंगे ऐसे जो छल्ले वहां बने रहते हैं ऐसे करके, ये पूछा गया इन छल्लों की संख्या कितनी आपकी यहाँ पे होती है। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा 5। छल्लों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 आपकी यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके पेपर बार बार रिपीट हुआ करते हैं या पूछे गए, ताकि आपको एक आइडिया ये लग सके कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे आप तैयारी करते चलिएगा। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और ये ध्यान रखना कि ये जो छल्ले होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये कलर होते हैं, इनके क्या होता है, ये हर छल्ला जो होता है ये हर एक कलर का होता है यहाँ पे। जैसे कि देख क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि एक हमें ये देखो यहाँ पे ये छल्ले होते हैं, ये ओलंपिक ध्वज में जो आप ये 5 रिंग के छल्ले होते हैं ये दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे एक आपका नीला छल्ला होगा, क्या कलर रहेगा उसका, नीला, ये क्या बताएगा, यूरोप दो, इसको किस देश को बताता, वो किसको बताएगा, किस महाद्वीप को बताएगा, यूरोप को। एक होता है पीला छल्ला होता है, ये कौन से महाद्वीप को बताएगा, ये बताएगा एशिया को।
एशिया को बताएगा। और एक आपका हरा होता है, हरा किसको बताएगा? हरा बताता है ऑस्ट्रेलिया को। हरा किसको बताएगा? हरा कलर बताएगा ऑस्ट्रेलिया को बताएगा। इसके बाद उसे एक काला कलर का छल्ला होता है, ये कौन से महाद्वीप को बताएगा? ये आपका बताता है अफ्रीका को। ये किसको बताएगा? ये बताता है कौन से महाद्वीप को? ये बता देगा आपका अफ्रीका महाद्वीप को, ये आपका वहां पे बताएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक होता है लाल, लाल छल्ला होता है, ये दोस्तों किसको संबोधित करेगा? अमेरिका को। किसको करेगा? ये अमेरिका को आपका ये करता है। तो ये दोस्तों जो आपके छल्ले होते हैं 5 महाद्वीपों को ये संबोधित वहां पे करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो आपके ये रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं? ये जो आपके रिंग्स यहाँ पे दिए गए, अब ये अगर कभी आपसे पूछा गया कि ये बताओ अच्छा इसका डिजाइन, एक चीज ये पूछा जाएगा कि इन जो रिंग होते हैं इनका डिजाइन किसके द्वारा बताया गया था। तो डिजाइन किसके द्वारा बताएगा? तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? यहाँ पे नाम लिख लेना, क्या? पियरे डी कोबर्टिन, पियरे डी कोबर्टिन, ये नाम नोट कर लेना। इनके द्वारा इन छल्लों का डिजाइन आपका बनाया गया था। अब भाई यहाँ पे एक ये भी पूछा जाता है कि जो आपका ये ओलंपिक में जो चित्र होता है वहां पे जो इसका लोगो है, लोगो दोस्तों इसका कब अपनाया गया था? तो लोगो किस वर्ष अपनाया गया था? यहाँ बताना 1913 इसमें इसका लोगो भी आपका अपनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना आपके पेपर के लिए जरूरी यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम के, वो नोट्स आप घर बैठ के तैयारी करिए। और जो इसके साथ मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, बस ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलिएगा। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम से यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों ये कंप्लीट नोट्स मैंने वही आपके लिए प्रोवाइड करा रखे हैं ताकि ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम थोड़ा कम बच रहा है। तो इनमें मैंने वही सारे पॉइंट आपके कवर करा रखे ताकि कम टाइम पे ये सारी चीजें तैयार करके अपना एग्जाम निकाल सके। तो जो चीजें वहां पे दी गई हैं अच्छे से तैयार करके पेपर दे जाना, आपके पेपर वहां जरूर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। बस जो चीजें जैसी बताई जा रही तैयार करते चलना। इसके बाद जब भी पेपर देने जाओगे आपके पेपर वहां जरूर क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इसे व्हाट्सएप मैसेज करो, तब भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। या सिंपल सा आप जाना प्ले स्टोर पे, वहां सर्च कर लेना, NA वाला सर्च करना, एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां पे कंप्लीट नोट्स हमने अपलोड कर रखे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित आपका हो जाएगा? हमसे पूछा गया कौन सा अनुच्छेद आपका इसके अंतर्गत यहाँ पे आएगा। तो इसमें आप राइट आंसर सीधा सीधा क्या बता दोगे? ये बताओगे क्या? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप ये काउंट करते चलो कि आपका आंसर यहाँ पे कितना हो सकता है। फिलहाल ये टेस्ट आपको देना है। आप मान लो क्वेश्चन कराऊं, थोड़ी देर में वेट करो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से जैसे ही पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। अब मैं जो आपके मेन पॉइंट है वो मैं अलग से आपको बताता ही यहाँ पे चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान देखना, एक जो आपका अनुच्छेद नंबर क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 1। यहाँ पे एक सारे अनुच्छेद के बारे में बता देता हूं। जैसे दोस्तों आपका एक अनुच्छेद नंबर 1 है, बताओ इसमें क्या चीज बताई गई अनुच्छेद नंबर 1 में? इसमें दोस्तों आपका बताया गया कि जो आपका इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक आपका संघ है, ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद नंबर 1 में आपको बताया गया है। ऐसे दोस्तों आपका जो अनुच्छेद नंबर 2 है इसमें क्या बताया गया? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की जो शक्ति होती है, ये आपका अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया है। ऐसे दोस्तों आपको क्या होता है? अनुच्छेद नंबर जो 3 होता है इसमें क्या बताया गया? नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नाम परिवर्तन की संसद की जो शक्ति होती है, इसे अनुच्छेद नंबर 3 में आपका बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। एक सवाल में यह पूछा गया सम्राट अशोक के अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कितने वर्ष बाद इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी? तो दो यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या दिए गए? 8 वर्ष है, 11 वर्ष है, 5 वर्ष है, 15 वर्ष है। तो इसका बताइए राइट आंसर आप क्या बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपका होता है? तो दोस्तों क्या बताओगे? सीधा सीधा ये बताओगे आप 8 वर्ष बता देना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना,
कि जो इनका राज्याभिषेक अगर कभी पूछा गया कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों, ये बताओगे आप 269 ईसा पूर्व। क्या बताओगे, ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक वहां पे हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था, इनके 8 वर्ष बाद ही, 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, अशोक ने क्या किया, कलिंग पे आक्रमण कर दिया और कलिंग पे विजय भी वहां प्राप्त कर लेते हैं। कितने वर्षों बाद, 208 वर्षों के बाद, यानी 269 इससे इनका क्या दो, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये ईसा पूर्व लिखा हुआ, ये ना ध्यान रखना भाई इसमें 8 साल बाद आप प्लस कर दो, ये आपका माइनस होगा क्योंकि इसमें ईसा पूर्व दिया गया, ईसा पूर्व आपका उल्टा वहां पे आपका चलता है। तो 261 ईसा पूर्व में क्या करेंगे, ये वहां पे आक्रमण करते हैं और उससे ये विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िएगा। तो इसमें क्या सीधा सीधा दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके आनंद मठ, क्या पूछा जा रहा है, आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या बताओगे सीधा सीधा किसके द्वारा लिखा गया है, आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका आनंद मठ है, ये एक आपका बंगाली उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, ये आपका एक बंगाली उपन्यास आपका हो जाता है। और भारत को जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये आनंद मठ उपन्यास से ही आपका लिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो आपका ये आनंद मठ है, कभी अगर आपसे पूछा गया कि ये बताओ ये कब आपका प्रकाशित कब हुआ था, तो प्रकाशित कब हुआ था, ये आपका 1882 ईस्वी में ये आपका प्रकाशित वहां पे हुआ था। और दोस्तों ये आपका जो आनंद मठ है, इसमें किसके बारे, कौन सा विद्रोह के बारे में बात की गई है, यहाँ पे आपका जो सन्यासी विद्रोह, किसके बारे में वर्णन हुआ है, सन्यासी विद्रोह के बारे में दोस्तों आनंद मठ में आपका बताया गया है। तो ये 2 पॉइंट याद करना, प्रकाशित कब हुआ है, किस विद्रोह के बारे में बताया गया है, और जो आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये कहां से आपका लिया गया है, आनंद मठ के रचयिता कौन है। ये आपके 4-5 वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हिमालय की कंचनजंगा शिखर, हिमालय की जो आपके कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई क्या होती है। और ये बेसिक सवाल भी है और ये हर बच्चे को पता भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी वहां पे हो चुका है। तो क्या बताओगे, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये कंचनजंगा शिखर होती है ना, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची होती है। ये क्या हो जाएगी कंचनजंगा, ये विश्व के अगर देखा जाए विश्व में ये आपकी तीसरे नंबर में सबसे ऊंची चोटी आती है। नंबर 1 में नंबर 1 नंबर कौन सा आता है, ये आपका माउंट एवरेस्ट वहां पे आता है। और सेकंड नंबर में जो आपका K2 जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन करते हैं वो आपका आ जाता है। और ये देखा जाए ये विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। और वहीं पे देखा जाए भारत में ये किस नंबर पे आएगा, भारत में आपका सेकंड नंबर में सबसे ऊंचाई में आपका आ जाता है। और फर्स्ट नंबर वही K2 गार्डविन ऑस्टिन आपका वहां पे आता है। तो ये चीज भी आपको पता वहां पे होनी चाहिए। एक सवाल में पूछा गया, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया कौन से वर्ष में किया गया, यानी जिसे पहले योजना आयोग के नाम से हम लोग जानते थे, अब इसे आपका नीति आयोग के नाम से हम लोग जानने लगे हैं। ये कब बताया गया, किस सन में आपका बताया गया, तो क्या बताओगे 2015 बता दोगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या याद करोगे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग कर दिया था। और इसके बाद 2015 में इसे नीति आयोग का गठन वहां पे कर दिया गया। और दोस्तों जो आपका ये नीति आयोग होता है, क्या होता है आपका नीति आयोग, तो दोस्तों ये जो आपका नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका पूरा नाम भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और दोस्तों कभी पूछा गया नीति आयोग का जो अध्यक्ष, नीति आयोग का बताओ अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग का आपका अध्यक्ष भी वहां पे हो जाता है। अब ये बताना निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान,
शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति का नियंत्रित करता है। ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर आप वहां पे क्या बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। तो कभी भी आपके पेपर पूछा गया तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे? ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि ये मतलब जो आपका आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका वर्ष आपसे पूछा जाता है तो ये आप कब बताओगे? ये आप बताओगे सीधा सीधा क्या 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण वहां पे दोस्तों कर दिया गया है। और दोस्तों कभी आपसे ये कर पूछा गया कि आरबीआई के कि हमें ये भी बता दो कि पहले एक हमें ये भी पॉइंट बता दो कि आरबीआई के पहले आपके भारतीय गवर्नर का नाम भी आपसे यहां पूछा जाता है। क्या पूछेगा? पहला भारतीय गवर्नर का नाम बता दो, क्या आपका हो जाएगा? किसका नाम बता दोगे? यहां बताओगे सीधा सीधा सीडी देशमुख का। किसका नाम बता दोगे? सीडी देशमुख का नाम आपको यहां बता देना है। तो ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में यहां क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके बाद उसे यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके आते हैं। 5 क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा जाता है और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन मैथ के आते हैं। अगर बेसिक भी आपके सही है तो 5 के आंसर बड़ी आसानी से आप वहां पे दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों इसका परिणाम क्या आपका होगा? ये चीज आपसे पूछी गई। क्या बताओगे इसका आंसर? क्या कैसे निकालो? यानी 28 के वर्ग। तो हमने क्या किया सीधा सीधा कि जो आपका ये 28 है इसका वर्ग कर दो, ये कितना हो गया? 784। दोस्तों इसका वर्ग आपका हो गया। फिर बोला गया सबसे बड़ी संख्या विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो ये जो आपका 42 56 दो संख्याएं दी गई, एक 42 है एक हमारी 56 है। इन दोनों क्या करो आप एचसीएफ 42 और 56 का निकालो एचसीएफ, यानी इनका मासापा सीधा सीधा निकाल लीजिए। तो इसका मासापा निकालना हम सभी को पता ही क्या हो जाएगा? 14 इसका मासापा आपका हो गया। बस अब वो संख्या बता दो क्या हो जाएगी, यानी कि विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा? तो यही जो आपकी संख्या वर्ग निकली है आपकी 784 आपकी यहाँ पे निकली हुई है। अब इसी 14 से आप सिंपल से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। कितनी बार ये आपका जाएगा? काटिए यहाँ पे, कितनी बार जाएगा? पहले गया 5 बार जाएगा, हासिल आ रहा, फिर 6 बार जाएगा। कितनी बार गया? 56 बार आपका ये गया। तो सीधा सीधा आप राइट आंसर क्या बताओगे? 56, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस जैसा सवाल में बताया जा रहा वैसा आप करते चलना, आपका आंसर आ जाएगा। 28 का वर्ग बोला हमने, इसका वर्ग किया, आपका 784 आपका हो गया। वो सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो अब ये बताओ इन दोनों संख्या कौन विभाजित करेगी? हम लोग कैसे निकालेंगे इनका एचसीएफ? जैसे कि एचसीएफ अभी निकालेंगे 14 आया, अब देखो 14 से भाग हम 42 में करेंगे तब भी कटेगा, 56 को भाग कर दोगे तब भी कट जाएगा। तो बस यही 14 को आपको वही जो वर्ग से भाग कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। एक दूसरे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु आपकी 20 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ क्या आपकी यहाँ पे हो जाएगी? तो बताइए कैसे इसका आंसर आप यहाँ पे निकालेंगे, कैसे बताओ आंसर आएगा? देखो कैसे निकाल दो, ध्यान देखो। पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब ये बताओ 4 वर्ष पहले जब इनका विवाह था तो उस समय इनका योग कितना रहा होगा? यानी हमने ये माना कि पत्नी हो पति, यहां मान लो हस्बैंड वाइफ लिख दिया, यहां पे लिख दिया हमने हस्बैंड, यहां पे लिख दिया आपने वाइफ। अब यहां पे हो जाएगा 25 गुणे 2 कर दो योग, क्योंकि अगर इनका औसत 25 है तो योग कितना हो जाएगा? 2 लोग की बात हो रही, औसत गुणे संख्या करते हैं, योग कितना आ गया? 25 गुणे 2 करो, यहां पे हो गया आपका 50 वर्ष आपका निकल के आ गया। अब देखो वर्तमान में क्या बात की जा रही है, फिर बात आ रहा है पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष, यानी प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? 20 वर्ष।
अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हस्बैंड है, वाइफ है, और यहाँ पे लिख दिया सन, इनकी औसत आयु अगर 20 वर्ष है, योग कितना हो जाएगा? तो योग दोस्तों हो जाएगा 20 गुणे 3 करो, ये आपका 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये बताओ अच्छा कि जो आपके हस्बैंड और प्लस वाइफ है, ठीक है, अब ये बताओ इनकी वर्तमान, अगर ये देखा जाए इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है दो लोगों का, ये बताओ। देखो पहले यहाँ पे क्या था, 4 वर्ष पहले की बात यहाँ पे की जा रही, तब इनका योग था 50 वर्ष। अब अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो 4 वर्ष जो आपका हस्बैंड था उसकी भी एज बढ़ी है, तो जो वाइफ थी उसकी भी 4 वर्ष, वो 8 वर्ष यहाँ पे एज बढ़ेगी, यानी 4 वर्ष हस्बैंड की बढ़ जाएगी, 4 वर्ष आपकी वाइफ की बढ़ जाएगी, टोटल आपके 8 वर्ष आपकी एज वहां पे बढ़ जाती है। तो वर्तमान में एज क्या बता दो, यहाँ पे सीधा सीधा लिखोगे 50 प्लस 2 गुणे 4, ये हो गया आपका 8 हो गया, 50 में 8 जोड़ा, ये हो गया कितना आपका 58 यहाँ पे आपका हो गया। अब ये देखो ये भी क्या है आपका प्रेजेंट टाइम पे उम्र कितनी है, 3 लोग की यहाँ पे 60 है, और 2 लोग की यहाँ पे कितनी प्रेजेंट टाइम पे एज है, ये 58 है। अब ये बता दें यहाँ पे अगर 3 लोग हैं, यानी जो आपका सन हो गया, सन जो आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद जो 60 आपका हुआ है, क्योंकि हमें ये पता है कि इस दोनों की आयु प्रेजेंट टाइम में कितनी आपकी 58 है यहाँ पे, तो जो आपका सन होगा, सन की एज क्या हो जाएगी, 58 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 60 माइनस 58 करोगे, कितना निकल के आ जाएगा, 2 वर्ष निकलेगा, यही 2 वर्ष क्या हो जाएगा, बच्चे की उम्र हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर उसे खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य बताओ क्या आपकी यहाँ पे हो जाएगी, वस्तु की लागत मूल्य बताओ क्या आपकी यहाँ पे हो जाएगी। देखो कैसे इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से आप देखिएगा, एक बार सवाल आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व को ध्यान से देखना, हम ये मान चलते हैं कि हमने यहाँ मान लिया कि उसका लागत मूल्य हमने मान लिया भाई 100 रुपए हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या दिया गया, वस्तु लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, अब 5% से अधिक पर जब प्रॉफिट ले लिया तो बेचा कितने, 105 का आपने बेच दिया, कितने का बेचा, 105 का। फिर बोला यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पे खरीदता, तो खरीदा कितने का, अब 100 में 5% कम में खरीदा होता, अगर हमने 95 का खरीदे होते यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान देखना यहाँ पे। फिर बोला गया कि 2 रुपए कम पे अगर बेचा होता उसे 10% का लाभ होता। अब यहां देखो 2 रुपए कम पे बेचा होता, 10% का लाभ होता है, अगर इसमें हम 10% का लाभ ले ले तो यहां इसको हम क्या करें, 95 गुणे 110/100 करेंगे, यहाँ 10% का इसमें हम लाभ ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 95 गुणे गुणा करो कितना है, 0 0 कट जाएगा आपका, 5 से काटा 5 दूना 10 हुआ, 5 के 5 हुआ, 4 5 9 45, 11 गुणे 19 गुणे 2 करोगे, ये दोस्तों आपका निकल के आएगा 104.50 आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा, जब इसमें 10% आप यहाँ बढ़ाओगे। देखो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, इधर आपका 105 है, यहाँ पे कितना 104.50 है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमें केवल 0.5 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सवाल में क्या बोला गया भाई 0.5 का प्रॉफिट नहीं, हमें प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए कम पे, क्या लेगा 2 रुपए कम पे। यहां पे अगर देख रहे हो कि 0.5 का डिफरेंट हो रहा है, लेकिन यहां पे रुपए में सवाल में क्या दिया गया, 2 रुपए कम, 2 रुपए का डिफरेंट यहां पे दिया गया, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि 0.5 बराबर हमें दिया, वो हमें यहाँ पे दिया गया जो आपका 0.5 है, 0.5 है, ये बराबर दिया गया 2 के। अब पूछा जा रहा है लागत मूल्य, क्या पूछा गया, लागत मूल्य, ये कितना आपका 100 के बराबर दिया गया है, तो ये बताओ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/0.5 हो जाएगा। फिर यहां बताओ ये 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2/0.5 इंटू 100 आपका हो जाएगा। देखो ये दशमलव आपका हटेगा, 1 0 हमने बढ़ा दिया, 5 से काटा, यहाँ कितना हो गया 4, और 4 गुणे 100 कर दोगे कितना हो जाएगा, 400 आपका हो जाएगा। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 गुणे 4 करो कितना आपका 400 तो हो जाएगा आपका। तो सीधा सीधा क्या आंसर बता देना आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है।
इसके बाद एक सवाल में यह पूछा जा रहा है कि लारा ने एक बैंक में 8,000 की राशि जमा की, जिसपे उसे छमाही रूप से क्या मिल रहा है, छमाही रूप से, छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज मिल रहा है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाने वाला है। तो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो ये बताओ हमें 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 18 महीने बाद कितनी राशि आपको प्राप्त यहां पे होगी। तो कैसे सवाल को सॉल्व करोगे, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। कुछ नहीं है, बस सवाल आपको लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी वैसी लग रही होगी, लेकिन सवाल में कुछ यहाँ पे नहीं है। आपको देखो यहाँ पे देखो, जब भी आपकी छमाही की बात करेगा, ठीक है, छमाही की जब भी बात करेगा तो जो भी आपकी दर होगी वो आपकी वहां पे आधा कर देना, और जो भी समय होगा वो आपका डबल वहां पे हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां बात हो रही छमाही की, देखो छमाही की बात हो रही, दर कितनी यहाँ पे 10% है, तो आर क्या हो जाएगा आपका, इसके आधा हमेशा आपको कर देना, 5% आपकी दर यहाँ पे हो जाएगी। अब ये बताओ अच्छा कि अगर हम यहाँ पे 18 महीने में कितनी आपकी छमाही हो जाएंगी, तो क्या बताओगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 का 18, 3 छमाही आपकी यहाँ पे हो जाती है। जो 5% लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हो, बराबर हो जाएगा आपका 1/20 आपको यहाँ पे ये आपका हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, समय हमने लिख दिया, ये आपने बना दिया 3, क्योंकि 18 महीने दिया जा रहा, 18 महीने में आप कितनी छमाही बनेंगी, 3 छमाही आपकी बनेगी, हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा कि अगर मूलधन हमारा 20 है तो 1 रुपए का हमें ब्याज मिला, कितने को हो गया 21, और समय 3 बार है, ये आप 3 बार यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिख दोगे, ये आपका 20 से 21 होगा, फिर ये आपका 20 से 21 आपका हो जाएगा। अब इन तीनों गुणा करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 208,000 हुआ, 21 गुणा 21 करो, कितना हो जाएगा, ये आपका 9,261 दोस्तों आपका हो गया। और दोस्तों यहाँ पे सवाल में भी आपका दिया गया कि जो आपका मूलधन ये आपका 8,000 है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो भाई यही राशि तो हमें प्राप्त होगी, 9,261 रुपए की राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल सा आप क्या बता देना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 9,000 क्या लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है 9,261, ऑप्शन नंबर बी, क्या बताओगे इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9,261 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है, किसी पुल में 3 नल हैं, कितने नल हैं, 3 नल हैं। अब पुल को भरने में पहले 3 दिन को, दूसरे नल को, और 2 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं, और तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, तो पुल को कितने समय में पूर्णतः भरा जाएगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। एक बार सवाल ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया, 3 नल टोटल है वहां पे, और पुल को भरने में पहले नल को लगते हैं 3 दिन लगते हैं, और जो दूसरा नल है उसे भरने में 2 दिन का समय लगता है, और जो आपका तीसरा नल है उसे 18 घंटे लगते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारे एक ही चीज में वैल्यू चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कोई घंटे में है कोई दिन में है, तो हम क्या करें, सारा घंटे में यहाँ पे लेके चलते हैं। हमने माना कि 3 नल हो गए, 3 नल, एक नल ए हुआ, एक नल आपका बी हो गया, एक नल आपका सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 नल आपके होते हैं, तो पहला नल को 3 दिन लगते हैं, 3 दिन में घंटे कितने होते हैं, तो घंटे आपके दोस्तों हो जाएंगे कितने, 72 घंटे, 72 घंटे हो गए। और दूसरे नल को 2 दिन लगते हैं, 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, आप यहाँ पे बताओगे 48 घंटे, और तीसरे का 18 घंटे दिया ही जा रहा है। अब सिंपल इनका क्या कर लो, आप एलसीएम यहाँ पे ले लो, तो 72, 48, 18 इनका एलसीएम कितना बताओगे, 144 आपको यहाँ पे हो गया। अब आप 72 का 144 पे आप जब भाग करो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 48 को भाग किया हमने 3 बार गया, 18 भाग किया, ये आपका 8 बार यहाँ पे गया। यानी दोस्तों जो आपका टैंक है, यानी जो नल है, कितना पाए टोटल भरना कितना है, 144 मान लो, लीटर मान लो, कुछ भी आप यहाँ मान सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये इनकी क्षमताएं दी जा रही है कि 1 घंटे में कितना पानी वहां भर सकते हैं। ए जो है 2 लीटर मान लो, 2 यूनिट मान लो, 2 लीटर मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। वैसे सी आपका 8 यूनिट मान लो, या बी आपका 3 यूनिट यहाँ पे मान लो। अब पहले दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो ये हुआ कि 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया गया, यानी कि 8 घंटे बाद ये दूसरा नल जो था इसको बंद किया गया, यानी 8 घंटे तक तो ये तीनों नल एक साथ चले थे वहां पे।
कि ये जो तीनों नल अगर एक साथ वहां पे चला देते हो तो कितना पानी भरेंगे, ये 8 2 10 3 13, यानी 1 घंटे में ये 13 लीटर पानी मान लो भर रहे हैं वहां पे। तो 8 घंटे एक साथ नल चले थे वहां पे, तो 8 घंटे में कितना पानी भर देंगे, ये गुणे 8 कर दोगे, ये बराबर हो गया आपका 104 यूनिट हमने यहां पे मान लिया। और टोटल कितना भरना है हमें, 144 भरना है। तो शेष कितना है, यानी टंकी हमारी कितनी खाली हो जाएगी, तो 144 में आप 104 ये यहां माइनस करोगे, कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। कितना हो गया, 40 यूनिट हमें और पानी आपको यहाँ पे भरना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या, जो ये नल था इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे ये नल, दोनों नल चलेंगे, एक ए चलेगा, एक आपका सी चलेगा। तो ए भर रहा 2, बी सी भर रहा 8, यानी कि जो आपका ए प्लस सी है ये 1 यूनिट कितना भर रहे हैं, 10 यूनिट यहाँ पे भर रहे हैं। और टोटल कितना भरना है इन्हें, 40 भरना है। तो 40 भरने में कितना समय लेंगे, 10 से ये 40 बटे 10 करो, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 घंटे यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, यानी कुल कितने समय में पूर्णता भर जाएगी, यानी कि 8 घंटे ये हो गए और 4 घंटे यहाँ पे हमारे लग गए। तो 8 और प्लस 4 टोटल कितने घंटे लग गए, टोटल 12 घंटे में पूर्णता भर जाएगी। तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहां दोस्तों हमारे बायो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल बायो के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में हमारे 15 क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछे जाएंगे। इसमें क्या पूछा गया, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, जो आपके पक्षियां होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो उनके अध्ययन को बोलते हैं ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बोलेंगे, आपका ऑर्थोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरे यहाँ पे एक हर्पेटोलॉजी दिया गया, बताओ हर्पेटोलॉजी क्या होता है, किसके अध्ययन को कहा जाएगा, तो ये आपका जो हर्पेटोलॉजी होता है ये आपके उभयचर एवं सरीसृप जो होते हैं, उभयचर एवं सरीसृप के अध्ययन को कहा जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्थेल्मोलॉजी यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ क्या कहोगे, आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन होता है। क्या कहोगे इसमें, आपका आंखों का चिकित्सीय अध्ययन आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एंथ्रोपोलॉजी जो आपका दिया गया है, तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। क्या बताओगे, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन आपका इसके अंतर्गत यहाँ पे किया जाता है। अब ये बताओ, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, निम्न में आपका लाल संवहनी संयोजी ऊतक बताओ कौन सा आपका हो जाएगा, प्लाज्मा होगा, श्वेत रुधिर कणिकार होगा, रुधिर होगा, लाल रुधिर कणिकाएं, कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर आप बताइए इसका क्या आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या बता दोगे, आपको बताना रुधिर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये हर क्वेश्चन आपको रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको वही चीजें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो फिलहाल बताओ इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, तो आपने बता दिया ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका रक्त का निर्माण, अगर पूछा गया आपका रक्त का निर्माण बताओ कहां पे होता है, तो कहां बताओगे दोस्तों, आप बताओ क्या, लाल अस्थिमज्जा, क्या बताओगे यहाँ पे, लाल अस्थिमज्जा दोस्तों आपको बताना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर यहाँ पे कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि अच्छा ये हमें बताओ भ्रूणा अवस्था, ये बताओ भ्रूणा अवस्था में ब्लड का निर्माण कहां से होता है, अगर ये कभी पूछा गया तो यहाँ पे क्या बताओगे, तब बताओगे आपका प्लीहा, तब क्या बताओगे, प्लीहा, यानी भ्रूणा अवस्था में प्लीहा में आपका रक्त का निर्माण आपका वहां पे हुआ होता है। और कभी दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि जो आपका रक्त होता है, अब ये बताओ इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान क्या बताओगे, 7.4 आपका हो जाएगा, यानी ये आपका क्षारीय होता है। क्या होता है आपका, ये क्षारीय आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये बताना, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी क्या दिया गया, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र है,
तो ये बताओ कि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या बताओ कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, आप बताओगे सीधा सा 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये बताओ गुणसूत्र होते क्या है, अगर कभी आपसे पूछा गया गुणसूत्र क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, ये हमें बताओ कि ये जो आपके गुणसूत्र होते हैं आखिर ये क्या चीज यहाँ पे होते हैं, क्या बताओगे। दोस्तों ये आपके जो गुणसूत्र पर क्या होते हैं, बहुत से जीन आपके स्थित होते हैं जो आपके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। और हमारे आनुवांशिक इसलिए गुणसूत्रों को वंशागत वाहक भी कहा जाता है। आपने ये देखा होगा कि जैसे कोई बेबी होता है, कोई बच्चा होता है, तो उसके कुछ लक्षण कहते नहीं कि भाई उसकी शक्ल इस पे गई है, अपने पिता पे गया, अपनी माता पे गया, अपने दादा पे गया, अपनी दादी पे गया है। तो वही चीज होता है कि एक दूसरे से दूसरे रूप वहां पे जीन उनके क्या होता है, ट्रांसफर आपके वहां पे हुआ करते हैं। तो ये इसी वजह से आपके जो जीन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, इसी वजह से आपका वहां पे ये सारा कुछ आपका होता है। तो राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता, बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका। कवक होगा, प्रोटिस्टा होगा, प्लांटी होगा, मोनेरा होगा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका बताओगे, तो राइट आंसर क्या बताओगे, ये बताना आप मोनेरा बता देना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बताओ यानी वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक जो आपके आर.एच. व्हिटेकर थे यहाँ पे, इन्होंने समस्त जीव जगत को क्या किया, इन्होंने पांच प्राणी जगत में क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से में डिवाइड किया गया, जैसे कि एक किया था इन्होंने बताया मोनेरा, एक बता दिया मोनेरा, इसके बाद बताया मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, इसके बाद क्या बता दिया, एक बताया प्रोटिस्टा, इसके बाद एक बताया फंजाई, एक नाम क्या दिया यहाँ फंजाई, फंजाई के बाद एक नाम बताया प्लांटी, प्लांटी, इसके बाद क्या बताएंगे, एक नाम इन्होंने बताया था एनिमेलिया, क्या नाम बताया, एनिमेलिया, ये नाम यहाँ बताया। और जिसमें दोस्तों आपके जो मोनेरा संघ था, मोनेरा जगत के प्राणी आपके एक कोशिकी तथा पूर्व केंद्रीय होते थे, क्या होता है, एक कोशिकी तथा पूर्व केंद्रीय आपके होते थे। तो मोनेरा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है। अगले सवाल पूछा गया, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज करोगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है और ये आपका हर बच्चे को पता भी होगा, क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका पूछा जाता है कि दूध से दही का निर्माण होता है, दूध से अगर दही बन गई, ये कैसी अभिक्रिया आपकी होती है, ये भी पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कैसी अभिक्रिया बताओ, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती है। तो कभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्या बताओगे, रासायनिक अभिक्रिया आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। इस सवाल में पूछा गया, निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है। अब देखो यहाँ पे हमें केवल इन चार ऑप्शन बताया कि जो श्वसन दर यानी जो हम लोग सांस लेते हैं कि हम लोग 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं, ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो सबसे तेज श्वसन दर किसकी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना बताओगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या बताओगे, सीधा सीधा ये हो जाएगी दोस्तों आपकी मछली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो अब इसके बाद उसको कभी अगर पूछा जाए कि मनुष्य का, यहाँ पे नोट कर लेना कि ये बताओ जो मनुष्य हम लोग होते हैं, तो हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, क्या बताओगे। तो हम लोग सांस लेते हैं क्या 12 से लेके 20 बार, 12 से लेके 20 बार हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं। इसके बाद तो ये आपका दिया गया हाथी, हाथी क्या करता है 1 मिनट में आपका 2 से लेके 8 बार ये आपका वहां पे सांस लेता है। इसके बाद जो आपका कबूतर है, कबूतर क्या करता है, ये 20 से लेके 25 बार, यानी 1 मिनट में 20 से 25 बार ये वहां पे सांस लेता है। ये सारे चीजें आप वहां पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल में ये पूछा गया, एक वयस्क मानव के मुख में केवल होते हैं कृंतक, ये पूछा गया कृंतक के कितने दांत होते हैं, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। किसका पूछा गया, एक वयस्क मानव का। आप बताओ ये चार ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये जो आपके दांत होते हैं, हड्डियां होती, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं उसमें जो हमारे मेन टॉपिक है वो सारे मैंने कवर करा रखे हैं।
आप बड़ी आसानी से उन्हें याद कर सकते, तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें जैसी बताई गई वो चीजें जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे। तो क्या बताओगे दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ पे नोट कर लेना कि जो हमारे दांत के प्रकार होते हैं, एक दांत का प्रकार क्या होता है, हमारा कृंतक होता है। तो कृंतक की संख्या दांतों क्या होगी, आप बताओगे 8 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या होता है आपके रदनक, रदनक दांत, इनकी संख्या क्या बता दोगे आप, 4 हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक होगी आपकी चावर्णक, एक क्या बताओगे, चावर्णक, इसकी संख्या क्या बताओगे, 12 हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक आपके क्या होता है, अग्रचावर्णक, अग्रचावर्णक हो जाएगा, इसकी संख्या क्या बताओगे आपकी 8 यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनकी संख्या नोट कर लेना कि हो सकता है किसी दूसरे का आपसे पूछ ले, तो आपको इनका नाम वहां पता होना चाहिए था। अगले सवाल पूछा गया, लार एमाइलेज पाचन में मदद करता है, कि जो आपका लार एमाइलेज है ये किसके पाचन में ये मदद करेगा, बताओ। सेलुलोज होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, स्टार्च हो जाएगा। तो लार्ज एमाइलेज जो होता है ये किसके पाचन में मदद करेगा, आप सीधा बताना, लिपिड के। क्या ऑप्शन नंबर, लिपिड ना होकर स्टार्च हो जाए, क्या बताओगे यहाँ पे, स्टार्च बताना, किसके पाचन में मदद करेगा, स्टार्च के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी लार में दोस्तों आपको जो एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि आपका स्टार्च को माल्टोज में और ये आपका डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही आपके मुंह के अंदर ही आपका होने वहां पे लगता है। तो क्या बता दोगे, स्टार्च आपको बता देना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है, उच्च रक्तचाप के अतिरिक्त भी कहा जाता है जो के कारण होता है, ये बताओ। जो आपका उच्च रक्तचाप होता है को आपका अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो के कारण होता है, किसके कारण से आपका ये होता है, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, जो कि आपका जबलपुर जडारू में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना बताओगे, सीधा सीधा ये आपको बताना, क्या धमनियों के संकुचन में। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका रक्त दाब होता है, मानव का रक्त दाब होता क्या है, तो क्या बताओगे, ये आपको बताओगे क्या, 180/S। ये दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये पूछा भी गया है। ये चीज याद करना कि जो आपका रक्त दाब होता है, मतलब ब्लड प्रेशर होता है, ये कितना आपका होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना, ये सीधे सीधे वैल्यू आपके एग्जाम में वहां पे दी जाएगी और इसका मान आपसे यहाँ पूछा जाएगा। 120/80 आपको यहाँ बता देना है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी के निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है। सर्वाधिक समान यौगिक क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बताओगे, मैग्नीशियम ऑक्जेलेट बताओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बताओगे, या मैग्नीशियम साइट्रेट बताओगे। तो क्या इसका राइट आंसर आप बताओगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया तो सीधा सीधा आपको बताना, क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट बता देना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र कभी पूछा गया, CaC2O4 आपको यहाँ बता देना है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका किडनी में स्टोन को आपका ये रीनल लिथियसिस या फिर आपका जो कैलकुली भी कहा जाए, कैलकुली भी नाम से आपका आता है। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र आप नोट कर लेना, क्योंकि ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद एक जो सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, वैसे ये सभी को पता ही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, मजबूत, सबसे 5 पेशी, ये अभी कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऐसे। तो इसका राइट आंसर हम सभी को पता ही क्या हो जाएगा, जांग की हड्डी हो जाएगी, जिसे कि हम लोग फीमर के नाम से आपकी ये जानी जाती है। और कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि शरीर का, अगर पूछा गया शरीर का सबसे कठोर भाग, दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी लगभग हर बच्चे को पता ही होना होगा कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या हो जाएगा, जो आपका क्या होता है, दांत का दंतवल्क होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते हो इनामेल, क्या बोला जाता है उसे, आपका इनामेल बोलते हैं। ये आपका सबसे कठोर भाग आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी पूछा गया कि हमारे शरीर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, छोटी हड्डी आपकी स्टपीज होती है, जो कि आपके कान में वहां पे पाई जाती है। अगले सवाल पूछा गया है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है
उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? अब बताओ किस रूप में आपका ये संग्रहित किया जाएगा? इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर हमारा कितना आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो कभी अगर आपके क्वेश्चन ये पूछा गया क्या बताओगे? स्टार्च बताना है। क्या बताओगे? स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? जो वैज्ञानिक का नाम दिया गया है थियोफ्रेस्टस। दोस्तों जो वैज्ञानिक के नाम ये जरूर याद करना कि किसका जनक वाले, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि इसका फिलहाल राइट आंसर क्या बता दोगे? ये हो जाएगा क्या? वनस्पति विज्ञान आप यहाँ बता देंगे। जैसे कि देखो अब यहाँ दोस्तों कभी अगर आपसे पूछ लिया गया कि अच्छा ये बताओ रसायन विज्ञान के जनक कौन है, ये नाम पता होना चाहिए। तो किसका नाम बताओगे? यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम नोट करना, एंटोनी लियोजियर, ये नाम आप यहाँ पे याद आप कर लीजिएगा। इसके बाद कभी भौतिक विज्ञान के जनक पूछा गया, किसका नाम बता दोगे आप? न्यूटन का नाम बता दीजिएगा। और जंतु विज्ञान का पूछा गया, किसका नाम बता दोगे आप? अरस्तु का यहाँ नाम यहाँ बता दीजिएगा। और इसके बाद एक नाम और नोट कर लेना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछा गया आनुवांशिकी का जनक बता दो, किसका नाम बताओगे? आनुवांशिकी जनक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे नाम किसका बताओगे? ग्रेगर जोहान, क्या लिखो? ग्रेगर जोहान मेंडल, ये नाम भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये सारे नाम नोट कर लेना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके जनक से आपके पेपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पता होने चाहिए। अब एक सवाल में आपसे ये पूछा गया, पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों और पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। क्या मदद कहां पे करता है? जहां पे 4 ऑप्शन क्या है? पहला है प्रतिफलन, दूसरा है शोषण, तीसरा प्रकाश संश्लेषण और चौथा है आपका वाष्पोत्सर्जन। तो आप बताइए क्या राइट आंसर यहाँ पे आप बताओगे? सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बता दोगे? वाष्पोत्सर्जन बताना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक में पूछा गया है के परिणाम स्वरूप आपका युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये बताओ युग्मनज का निर्माण कैसे आपका होता? प्रकाश संश्लेषण होगा, स्वेद होगा, निषेचन हो गया, परागण होगा। तो आप क्या बताओगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका? तो क्या बताओगे? सीधा सीधा यहां बता देना, निषेचन आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से क्या होता है? आपका युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आपका युग्मनज का निर्माण वहां पे होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताइए, अच्छा एक क्वेश्चन में पूछा गया, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक बार ये सारे आप ऑप्शन पढ़िए, फिर बताइए कौन सा आपको यहाँ पे गलत आपका लग रहा है। एक बार आप सारे पढ़ लीजिए, फिर बताइए इसका गलत आपका क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। पहला दिया गया पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते, भाई ये पहला ही तो आपका गलत हो गया। ये सारे अब सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बता देना आपका? ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कण दोस्तों ये स्थिर अवस्था में कहाँ रहते हैं? स्थिर अवस्था भाई ये तो फिक्स हो यार वहां पे होता है। तो यहाँ पे ये पहला ही आपका गलत यहाँ पे हो जाता है। यानी सभी पदार्थ जो कण होते हैं क्या होता है? मिलकर बने होते हैं। अगर इनकी गुण की बात की जाए कि पहला गुण दोस्तों क्या बताओगे? पहला गुण ये बताओगे सभी पदार्थ कण कणों से मिलकर आपके बने होते हैं। दूसरा इसका गुण ये हो जाता है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म आपके होते हैं। तीसरा गुण क्या बताओगे? पदार्थ के कण के बीच आपका रिक्त स्थान वहां पे होता है। चौथा गुण यहाँ पे क्या होता है? पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? स्थिर होते हैं। स्थिर भाई बिल्कुल नहीं होते, क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब इसके बाद अगला गुण क्या बताओगे? ये एक होता है पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। छठा गुण क्या बताओगे? पदार्थ के कण क्या होते हैं? में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की जो गति भी होती है क्या हो जाती है? इनकी गति तेज आपकी वहां पे हो जाती है। तो ये टोटल आपके 6 गुण यहाँ पे आपके होते हैं। तो इसमें क्या बताओ जो आपके स्थिर अवस्था लिखी है, स्थिर भाई बिल्कुल नहीं होती, क्या होती है? गतिशील आपके वहां पे होते हैं। अगले सवाल पूछा गया है CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात बताओ क्या होगा? इनका अनुपात बताइए। क्या बिल्कुल इजी सवाल है। पहले जो आपका ये फॉर्मूला दिया गया इसका निकाल लो कि बताओ कैल्शियम द्रव्यमान क्या है, ऑक्सीजन द्रव्यमान क्या है। दोनों अलग अलग आप लिख तो भाई आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कैसे निकालोगे?
देखो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कैल्शियम का आपका 40 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो गया 16 हो गया, 2 से काटो 20 हुआ, ये आपका 8 हुआ, फिर किसे 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा आपका 5:2 आपका हो जाएगा। सीधा सीधा क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुछ सवाल नहीं, बस इनके द्रव्यमान का आप वहां लिखना है, अनुपात काट पाट के लगा ले आना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक सवाल पूछा गया Al2SO4 का होल थ्राइस में हमें ये बताना ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। भाई कैसे निकाल, जैसे हम लोग पूछते थे, ये बताओ। अच्छा एक सवाल ध्यान देखना कि जैसे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि जो आपका 20 है ये 100 का कितना परसेंटेज है। यहां भी यही पूछा गया है, यहां यही चीज तो दिया गया Al2SO4 क्या दिया गया, Al2SO4 का होल थ्राइस में हमें ये बताना कि जो आपका ऑक्सीजन है ये कितना परसेंटेज है, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से आप यहाँ पे एक बार देखिएगा कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। पहले ये बताओ Al2SO4 का होल थ्राइस यहाँ पे दिया गया, ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका पूछा गया। पहले यहाँ पे क्या करो, इनके जो परमाणु है इनके द्रव्यमान आप यहाँ पे निकाल लो सभी के। पहले हमने क्या किया, जो आपका ये एल्यूमिनियम दिया इसका द्रव्यमान हम निकालते हैं। तो आपका एल्यूमिनियम है कितने के अणु है, इसके 2 हैं, इसका द्रव्यमान निकालो, क्या हो जाएगा 2 गुणे 26.98 गुणा करो कितना आ जाएगा, ये आपका 53.96 दोस्तों हमारा हो गया, क्या हो गया 53.96 आपका यहाँ पे हो गया। ये तो हो जाएगा एल्यूमिनियम का द्रव्यमान हमने निकाल लिया। अब ये जो आपका सल्फर दिया गया है, अब ये बताओ सल्फर और सल्फर के कितने परमाणु, देखो यहाँ पे होल थ्राइस दिया गया है तो सल्फर के 3 परमाणु है, तो सल्फर का द्रव्यमान कितना आप बताओगे, तो ये हो जाएगा आपका सल्फर का 3 गुणे 32.06 बराबर गुणा करो कितना 96.18 आपका यहाँ पे हो गया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ कितना O4 है और O4 ये 4 है, ये 3 है, 4 से 12, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन बता दो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे आप करोगे 16 करो, ये आपका 192 आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये बताओ इसका ये पूरा द्रव्यमान कितना आपका हो गया। अब इन सभी को आप यहाँ पे जोड़ो, तीनों को आप यहाँ पे काउंट करो कितना आ जाएगा 53.96 प्लस 96.18 112, सभी को काउंट करो कितना आ जाएगा 342.14 आपका दोस्तों ये आपका हो गया। अब ये बताओ ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का मान कितना आपका 192 ही तो यहाँ पे दिया गया है, तो ऑक्सीजन परसेंटेज क्या हो जाएगा 192 आप ऊपर लिख दोगे, नीचे आपने लिखा 342.14 लिखा, परसेंटेज के लिए गुणे आप यहाँ पे 100 कर दोगे। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, ये दशमलव हटेगा तो हमने 2 जीरो और यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। अब इसे तो सोल्व करोगे लगभग आपका आएगा 56.12% आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बताओगे 56.12%, यहाँ देखो 56.1% दिया गया है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने निकाल दिया ऑक्सीजन का, अब यहीं पे अगर आपसे एल्यूमिनियम का पूछे, सल्फर का पूछे, तो ये सल्फर वाला हम ऊपर रख देंगे, एल्यूमिनियम का पूछता तो एल्यूमिनियम वाला ऊपर लिखते हैं, बस कैलकुलेशन करनी होती है, हम यहां से आंसर आप ये निकाल सकते थे। अगला सवाल उसे ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। भाई उपधातु ज्यादा है नहीं, सारे नाम अच्छे से रट लेना वहां, क्योंकि उपधातुओं से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उपधातु होते क्या, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण वहां पाए जाते हैं, वो आपके उपधातुएं वहां पे कहलाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें टोटल आपकी 7 ही उपधातुएं यहाँ पे होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक दोस्तों नाम नोट करना, एक तो हो जाएगा आपका बोरान होता है, एक दोस्तों क्या हो जाएगा, एक नाम बता देना आप सिलिकॉन, एक आपका सिलिकॉन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्या बता दो जर्मेनियम, एक इसका नाम बता देना आप, जर्मेनियम का नाम बता देना, ये भी आपकी उपधातु हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपके एक आर्सेनिक होती है, क्या हो जाएगी आर्सेनिक, ये भी आपकी उपधातु यहाँ पे होती है। इसके बाद एक आपका एंटीमनी, क्या बता दोगे एंटीमनी भी आपकी उपधातु होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ क्या बताओगे आप टेलेरियम, टेलेरियम भी आपकी उपधातु होती है। इसके बाद एक बताना क्या पोलोनियम, पोलोनियम भी आप बता दें, ये भी आपके उपधातु यहाँ पे होती है। ये टोटल 7 आपकी यहाँ पे उपधातुएं आपके हो जाती है।
तो यहाँ पे आपका एंटीमनी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा उपधातु है आपका एंटीमनी, आपका उपधातु यहाँ पे ये आपका हो जाता है। इसकी जगह इसमें कोई भी नाम आपका यहाँ पे दिया जा सकता है, इसके लिए आपको सातों नाम आपको ये पता वहां पे होने चाहिए थे। इसके बाद जो आपको ना अगला सवाल आता है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। किसका पूछा गया, उपधातुओं गुणधर्म आपका है, बताओ। ध्वनात्मक हो जाएगा, आघात वर्धनीयता हो जाएगी, अर्धचालक हो जाएगा, तन्य यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे धातु, अधातु और जो आप ये होते हैं अर्धचालक होते हैं, ये आप अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि यहां से हमारे पेपर क्वेश्चन आपके दिखाई पड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या बताओगे कि गुणधर्म है, क्या बताओगे आपका अर्धचालक आपको यहाँ पे हो जाएगा। क्या अर्धचालक, देखो यहाँ पे दूसरा गुण क्या हो जाएगा, पहला तो आपका हो गया क्या अर्धचालक, हमने बता दिया कि उपधातुओं का। दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ये ठोस, चमकदार और नाजुक होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं और नाजुक होते हैं। तीसरा गुण क्या बताओ, ये बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर होते हैं। क्या होता है, बिजली के मध्यवर्ती कंडक्टर, आप बता देना। इसके बाद चौथा गुण क्या बताओगे इनका कि सिलिकॉन, जर्मनी आदि उपधातुओं के उदाहरण है, इन्हीं के उदाहरण। जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मनी, इन्हीं के आपके उदाहरण आपके वहां पे हो जाते हैं, और ये आपके अर्धचालक पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग भी आपका वहां पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको अर्धचालक यहाँ पे आपको बता देना है। अगला सवाल पूछा गया, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं। अल्फा कण आपके प्रक्षेपित किए जाते हैं कहां पे, क्या बताओगे, क्या राइट आंसर होगा। स्वर्ण होगा, चांदी हो गया, टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर यहां बताओगे, आप बताओगे स्वर्ण में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी क्या बताओगे, सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किया, जो किसी परमाणु में केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था। वहां पे इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ले ली। क्या कि एक सोने की पतली पन्नी इन्होंने ले लिए, और इसमें इन्होंने क्या किया, अल्फा कण, यहां से क्या किया, अल्फा कण के यहाँ पे इन्होंने बौछार कराया। यहाँ पे अल्फा कण का क्या करा, इन्होंने बौछार गए। और कुछ कण दूसरे क्या हुए, सीधा सीधा यहाँ पे निकल गए। कुछ कण क्या हो, सीधा निकल गए, लेकिन कुछ कण क्या हुए, सीधा वहां से क्या हुआ, रिटर्न हो गए। क्या हो गए, वापस वहां पे हो गए। क्या हो गए, वापस हो गए। इन्होंने ये पाया कि कुछ जो कण यहाँ पे सामने निकल जाते हैं, और कुछ जो वापस वहां परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले आते हैं। इससे इन्होंने बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है। क्या बताया, इन्होंने ये चीज बता दी कि परमाणु में एक क्या होता है, नाभिक। परमाणु में एक आपका नाभिक होता, तभी बताया कि जो यहाँ पे कण टकराने के बाद जो वापस आ गए, इन्होंने कहा उसके नाभिक में टकरा के वो वापस वहां पे आ जाते। कब बताया था, 1911 ईस्वी में। अगला सवाल दोस्तों ये आपका पूछा गया कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी आपकी होती है। कैसे बताओगे, देखो हमें एक चीज ये पता है कि आपके मैक्सिमम जो आपके इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n² रह सकते। क्या बताओगे, आपके 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी हो सकती है। अब ये बताओ, जो आपके कक्ष होती है क्या होती है, अब K L M N होते हैं, K L M और N ये होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे यहाँ भरे जाते हैं, और किसी कक्षा में आपके अधिकतम 2n² आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4। अब ये बताओ, अच्छा अब ये आपका पूछा गया m कक्षा का पूछा गया है, तो m कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या बताओगे, 2 गुणे n की जगह रख दो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 तक का 9 हो जाएगा, बराबर क्या 18 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ बता दोगे। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं, आप बताओगे 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अगले सवाल पूछा गया, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। कि जो आपके परमाणु बल है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। ये 4 वैज्ञानिक के नाम आपके दिए जा रहे हैं। आप बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। और ये दानापुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा भी गया था। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या नाम बताओगे, हिदेकी युकावा। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। इसके अलावा दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बताओ कि जो आपका बोसान कण है, यहीं पे मैं नोट करा देता हूं कि ये जहां पे क्या लिखा है आपका एन बोस, इन्होंने किसकी खोज की थी, यहाँ पे नोट कर लेना, बोसान कण।
किसकी खोज की थी? बोशान-कड़ की यहाँ पे खोज की थी। इसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे जे.जी. बोस है। इन्होंने किसकी खोज की थी? यहाँ पे नोट करना, क्रेस्कोग्राफ। इन्होंने किसकी खोज की थी? क्रेस्कोग्राफ। ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लेना। और जे थॉमसन का हम सभी को पता है क्या? इनका नाम सभी को पता ही। इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी? जे थॉमसन। तो ये कुछ नाम भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक में पूछा गया सोना का घोल सकता है। जो आपका सोना होता है, आप देखो जो सोनार होते हैं किसका यूज करते हैं? सोना को पिघलाने के लिए। या फिर ये बताओ सोना को घोल सकता है, कौन घोल सकता है? तो क्या बताओगे राइट आंसर? ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं और बिल्कुल बेसिक सवाल है, मुझे पता है हर बच्चा इसका राइट आंसर यहाँ पे दे रहा है। तो क्या बताओगे यहाँ पे? एक्वा रेजिया। क्या बता दोगे? एक्वा रेजिया हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी क्या होता है दोस्तों, जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 दोस्तों आपका जो होता है, यानी HNO3 का एक भाग इसका दोस्तों हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका HCl होता है, HCl दोस्तों आपका 3 भाग। ये दोनों जो क्या होता है, ये आपका एक्वा रेजिया नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये स्वर्ण और प्लेटिनम आज नोबेल धातुओं को भी आपके ये घोल सकती हैं। तो ये क्या याद करना कि सोना को कौन घोल सकता है? एक्वा रेजिया। इसमें HNO3 जो आपका होता है, इसका क्या होता है? एक भाग होता है। HCl का आपका 3 भाग होता है। इसी अनुपात में जब ये रखे जाते हैं, योग क्या बन जाता है? आपका एक्वा रेजिया कहलाता है। ये सोने को आपका घोल भी सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक सवाल में पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर जो आपका पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। कैसा आपका हो जाएगा बताइए? दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, उदासीन है, या प्रबल आपका अम्ल है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? कितना यहाँ पे हो जाता है? तो क्या बता दोगे दोस्तों? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग अगर हल्का नीला हो गया तो ये क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये दुर्बल क्षारक बता दोगे आप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताना चाहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति क्या है, कि जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन है, अम्लीय है, उभयधर्मी है, क्षारीय है? कैसी प्रकृति आप बता दो, कैसी प्रकृति आपकी यहाँ पे हो जाएगी? तो क्या बताओगे? इसकी प्रकृति होगी दोस्तों क्या? उभयधर्मी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है आपका? एल्यूमिनियम दोस्तों जो आपका ये ऑक्साइड होता है, इसकी प्रकृति क्या? उभयधर्मी आपकी होती है। ये जल में आपका अविलय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्या होता है? ये आपका घुल जाता है। यानी कि जो आपका Al2 होता है, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है आपका, इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका घुल जाएगा। इसमें क्या बताओगे आपका? ये आपका घुल वहां पे जाता है। ये चीज, ये आपका रासायनिक समीकरण नोट कर लेना, क्योंकि ये आपका जो रिएक्शन का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बता दोगे आप? उभयधर्मी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? जो आपके पहले समूह के तत्वों को क्या आप कहोगे? निष्क्रिय गैसें कहोगे, हैलोजन कहोगे, क्षार धातुओं कहोगे, या क्षारीय मृदा धातुएं आप कहोगे? तो आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन कभी भी पूछा गया तो क्या कहोगे? आप सीधा कहोगे क्षार धातुएं कह देना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपने बोल दिया क्षार धातुएं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज ये बताओ, जैसे कि इसमें क्या क्या कौन कौन क्षार धातुएं क्या क्या होती हैं? जैसे कि अगर कभी आपसे पूछा गया कि क्षार धातु के नाम क्या होते हैं, अगर यही आपसे चीजें पूछ ली गई तो क्षार धातु के नाम क्या बताओगे? जैसे कि आपका एक हो गया लिथियम, क्षार धातु के नाम क्या हो जाएंगे? एक लिथियम आपका होता है। इसके बाद उससे क्या होता है? आपका सोडियम आपका होता है। सोडियम के बाद क्या? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद उसका आपका रुबिडियम आपका होता है। इसके बाद आपका सीजियम हो जाता है। सीजियम के बाद उसका आपका फ्रांसियम आपके होते हैं। ये सारे आपकी क्षार धातुएं होती हैं। और ये तत्व समूह आवर्त सारणी के पहले समूह के, ये पहले समूह में आपके रखे गए, पहले समूह के ये आपके एस ब्लॉक में कहां पे रखे गए? पहले समूह के आपकी ये आपके एस ब्लॉक तत्व में रखे गए। और क्षार धातु समान गुण वाली आपकी होती वहां पे है।
तो किसमें रखेंगे? अगर ब्लॉक पूछा जाता आपको एस ब्लॉक बता देना। ये सारे आपकी क्षार धातुएं आपकी यहाँ पे हो जाती है। क्षार धातुओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, सीधा सीधा यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से क्षार धातु आपकी कौन सी है। अब इन्हीं में से एक नाम आपका दे देगा, वही नाम आपको पहचानना होता है और उसी को आपको राइट आंसर वहां पे देना होता है। एक सवाल पूछा गया, ये बताओ यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, फिर ऑक्सीजन जो आपका O होता है ये 20 नहीं लिखा है, ये आपका O लिखा है, ये आपका 2 लिखा है। अब ये पूछा गया 2O ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है बताओ कि क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा, अणु हो जाएंगे, परमाणु हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। तो क्या निरूपित करेगा? क्या बोलोगे? सीधा सीधा यहां बोलोगे परमाणुओं को। क्या? परमाणुओं को। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया कि जो आपका ऑक्सीजन है इसकी खोज किसने की, वैज्ञानिक का नाम भी आपसे यहाँ पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? यहाँ पे जे प्रिस्टले, वैज्ञानिक का नाम क्या बता दोगे? जे प्रिस्टले वैज्ञानिक का नाम बताना, और इसके साथ एक वैज्ञानिक और नाम नोट कर लेना, क्या? सी डब्ल्यू, एक नाम और यहाँ पे क्या नोट कर लेना? सी डब्ल्यू सैले, ये नाम भी आप यहाँ पे नोट कर, ये दोनों वैज्ञानिक आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद एक जो हमारा अगला सवाल आता है, ये पूछा गया है कि ये बताओ आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है और उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। क्या वो रंग फीका पड़ जाता है? तो यह विलयन कौन सा आपका हो सकता है बताइए? बेकिंग सोडा पाउडर है, या टेल्कम पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, या साधारण नमक है? तो क्या आपका वहां पे हो सकता है? ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है, तो क्या बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका हो जाएगा, यानी CaOCl2 दोस्तों आपका हो जाएगा। इसे चूने का क्लोराइड भी आपका कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट करो, रासायनिक सूत्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा गया, कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है? बताओ क्षारीय धातु समूह होगा, शून्य समूह है, हाइड्रोजन समूह है, या भूचारीय धातु समूह आपका हो जाएगा? क्या बताओगे? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा वहां पे गया तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताएंगे हम लोग? शून्य समूह बताओगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये शून्य समूह होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे ये आपका निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? आपके निष्क्रिय होते हैं। और शून्य समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे क्या आएगा? एक आपका हीलियम हो गया, हीलियम के बाद क्या आता है? आपका नियॉन हो गया, हीलियम के बाद नियॉन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्या? क्रिप्टॉन हो जाता है। क्रिप्टॉन के बाद क्या आपका? आर्गन होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जिनॉन हो गया। इसके बाद आपका एक आपका रेडॉन हो गया, एक आपका रेडॉन आपका यहाँ पे हो जाता है। ये सारे तत्व यहाँ पे आपके होते हैं। और आवर्त सारणी के दोस्तों जो आपका शून्य वर्ग तत्व भी कहा जाता है आपका। और अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण ही दोस्तों इसे दुर्लभ गैस नाम दिया। क्या दिया गया? इसे आपका दुर्लभ गैस नाम भी इसी वजह दिया गया क्योंकि ये आपकी जल्दी गैसें प्रकृति में वहां पे नहीं मिलती है, तो इसे आपको दुर्लभ गैसें नाम भी आपको इनको सभी को वहां पे दिया गया है। अब यहां तो हमारे फिजिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल आपके 5 क्वेश्चन हमारे भौतिक विज्ञान के आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका जब पूछा गया था जबलपुर जडारो में कि परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है, बताओ ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो परम शून्य ताप की प्राप्ति कौन से टेम्परेचर पे आपकी होती है? तो क्या बताओगे? -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका परम शून्य ताप होता है, परम शून्य तापमान आपका वह तापमान होता है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है, यानी ताप पर गैसों के अणु क्या होते हैं? गति वहां पे शून्य आपकी हो जाती है, यानी इससे कम तापमान संभव ही नहीं, वही आपका क्या परम शून्य ताप आपका कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड आपको यहां बता देना है। एक सवाल पूछा गया, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। बताओ अपश्रव्य हो गया, पराध्वनिक हो गया, पराश्रव्य हो गया, यह आपका ध्वनिक हो जाएगा।
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप बताइए क्या राइट आंसर यहां पे आप बता देंगे। तो कभी भी दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा क्या बताओगे, पराध्वनिक आपको बता देना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहां पे एक वर्ड दिया गया, अपस्रव दिया है। अब ये बताओ इसमें क्या होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि क्या होती है, ये सारी आपकी अपस्रव्य ध्वनियां आपकी यहाँ पे कहलाती है। और दोस्तों ये जो आपके पराश्रव्य दिया गया, पराश्रव्य क्या होता है, यहां पे याद करना कि 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जितने भी आपकी आवृत्ति की ध्वनियां होती हैं वो आपकी पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अपस्रव्य ध्वनियां होती है इनकी जो आपकी ये 20 हर्ट्ज, ये नोट कर लेना कि ये तरंगों की इनकी आवृत्ति होती है, और जो आपकी ये पराश्रव्य तरंगे होती है इनकी आवृत्ति क्या वहां पे होती है। यहां बताना 20,000 हर्ट्ज से अधिक बता दोगे, अधिक बताओ, यहां पे क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम यहां बता देना, कम होगी अपस्रव्य हो जाएगी, और पराश्रव्य 20,000 से ज्यादा होगी वो आपकी पराश्रव्य आपकी वहां पे कहलाती है। एक सवाल पूछा जा रहा है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। जो प्रकाश की गति सबसे ज्यादा कहां पे होती है, हवा, निर्वात, पानी, कांच, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो क्या बता दोगे, ये हो जाएगी दोस्तों निर्वात आप बताओगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। निर्वात में गति क्या होती, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दोस्तों आपकी यहाँ पे होती है। पानी में दोस्तों गति क्या होती है, ये हो जाएगी 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में गति दोस्तों क्या हो जाएगी 2.10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो इसमें क्या राइट आंसर बता दोगे, इसमें आप बता दो क्या, ऑप्शन बी निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। इस सवाल पूछा गया वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका सूचकांक कितना है, किसका पूछा गया है, वायु का बताना निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। और ये हम सभी को पता ही हो क्योंकि बिल्कुल बेसिक सवाल और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। और कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बता दो आप जो पानी का, वायु की जगह अगर कभी आपसे पानी का पूछ लिया गया कि ये बता पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.33 आपको यहां बता देना है। और कभी अगर आपका हीरे का पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे, 2.417 आपको बता देना है। ये इनके निरपेक्ष अपवर्तनांक याद कर लेना है, क्योंकि ये अगर आपके एग्जाम में वायु का पूछा गया तो पानी का या हीरे का भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। यहां से ये पूरा प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट दोस्तों हो जाएगा। और यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। अगर आपके यहाँ 35-36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही चली और आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वृद्धि के साथ घटता है, किसके साथ घटेगा, वोल्टेज है, दूरी है, प्रतिरोध है, धारा है। क्या बता दोगे इसका राइट आंसर कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बता देना, दूरी। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी तो दूरी में वृद्धि के साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट आपका वहां पे जाता है। और दोस्तों जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ये बंद वक्राकार आपकी यहाँ पे होती है, ये भी चीज ध्यान रखना। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ बता देंगे राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे काउंट करना कि आपका स्कोर कितना पहुंचा है। अगर यहाँ पे आप 35 क्वेश्चन तक आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रहा है, बस कंटिन्यू बनाए रखिएगा। आपको जब भी एग्जाम लगेगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका वहां पे नहीं जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस, तब तक के लिए जय हिंद।